एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट क्लास। साथियों, आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा जो द सुपर कंटेंट क्लास परिवार है, ये 500 मेंबर पूरे हो चुके हैं। 500 लोगों का ये ग्रुप बन चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को इसके लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे आप लोगों ने मेहनत किया है, तब जाके 500 मेंबर पूरे हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये 500 जो मेंबर्स हैं, ये हमारे 1000 मेंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अग्रिम बधाई है। तो चलिए, आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के जितने भी करंट अफेयर हैं उसके। और आप लोगों को बता दें, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो बाद में हमने लास्ट में हमने सोचा है कि मार्च महीने से या अप्रैल महीने से जितने भी करंट अफेयर हैं उसके 10 दिनों के जो करंट अफेयर हैं उसको एक साथ रिवीजन में डाला जाएगा। तो 10-10 दिनों का ऐसे रोजाना हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे एट लास्ट मंथ तक, जहाँ तक चला होगा। जैसे जनवरी का है तो जनवरी तक हम पूरा कवर करते हुए आएंगे। फिर से यहाँ से शुरुआत करेंगे तो फिर से हम यहाँ से एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। इसी तरह से ये सर्किल हमेशा चलती रहेगी। तो आपको जितने भी करंट अफेयर है पीछे के, वो सारे के सारे आपको रिपीट होते रहेंगे और याद होते रहेंगे। यानी आपको हमेशा एक साल का करंट अफेयर पूरा तैयार कराते हुए चलते रहेंगे। इसमें नहीं होगा कि आपको कोई मैराथन देना पड़े या किसी तरह का और भी कोई क्लास लानी पड़ेगी। तो चलिए, आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, हाल ही में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए है मेटे फ्रेडरिकसन है, ऑप्शन बी है ग्रेबियल अटल है, ऑप्शन सी है चार्ल्स तृतीय है, और ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेडरिक यक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही हो रहे हैं वो फ्रेडरिक यक्स हो रहे हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये इनको बनाया गया है। इनका नाम जो है वो फ्रेडरिक यक्स है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, थोड़ा सा यहाँ से डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो फ्रेडरिक यक्स जो है जनवरी 2024 में डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। दूसरा पॉइंट है, उनकी माँ मैग्रेथ द्वितीय ने स्वेच्छा से सम्राज्ञी पद त्याग दिया है। इसके बाद उनकी ताजपोशी हुई है। डेनमार्क किसके पास रही शक्ति है, और मतलब यहाँ की शक्ति जो है वो किसके पास रहती है? डेनमार्क में औपचारिक शक्ति निर्वाचन सांसद और उनके सरकार के पास रहती है। यह उम्मीद की जाती है कि सम्राट दलगत राजनीति से ऊपर रहेंगे। राजकीय दौरे से लेकर राष्ट्रीय दिवस समारोहों तक पारंपरिक कर्तव्यों के साथ राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। डेनमार्क की अगर राजधानी देखेंगे तो यहाँ पे कोपेनहेगन हो जाएगा। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी हो जाएगी। अगर मुद्रा की बात करें तो डायनिस क्रोन हो जाएगा। प्रधानमंत्री अगर बात करें तो मेटे फ्रेडरिक्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मेटे फ्रेडरिक्सन। यहाँ पे आपको डेनमार्क की इमेज दिख रही होगी। ये डेनमार्क है। इमेज में आप लोग थोड़ा ज़्यादा क्लियर कम हो रहा है, तो आप लोग जो आपके पास मैप होगा वहाँ से आप लोग जाके क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सालाना मीटिंग किस शहर में शुरू हुई है? ऑप्शन ए पेरिस है, ऑप्शन बी है दावोस हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कजान हो जाएगा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दावोस स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत की गई है। शुरुआत नहीं की है, यहाँ की जो मीटिंग सालाना मीटिंग है होती है वो जो है यहाँ पे किया गया है दावोस में, सालाना मीटिंग। आगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कब से कब तक आयोजन होता है? तो 15 जनवरी से 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाता है। और अगर हम बात करें हैं मीटिंग की थीम की, तो यहाँ पर रिबिल्डिंग ट्रस्ट यानी विश्वास का पुनर्निर्माण, ये यहाँ इसकी थीम हो जाएगी। अगला पॉइंट है, युद्ध और संकटों से बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए बैठक की थीम रखी गई है। विश्व आर्थिक मंच WEF के बारे में, विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कलोंगनी म्यूनिसिपल में है। यहाँ से आपको याद रखना है 1971 में इसकी स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कब इसकी स्थापना की गई है। तो 1971 में किसकी स्थापना? तो WEF की, विश्व आर्थिक मंच की। अगला पॉइंट है, जर्मन
प्रोफेसर क्लास श्राबा ने 1971 में WEF की स्थापना की थी। कौन किए थे? जर्मन प्रोफेसर एक थे, उनका नाम था क्लास श्राबा। बढ़ते हैं आगे। इसके अगला सवाल है, किस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी को अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फीफा अवार्ड से सम्मानित होने वाले लियोन मेसी हैं। ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ऑप्शन सी किलियन एम्बाप्पे हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करीम बेंजेमा। तो यहाँ पे जो हो जाएंगे वो लियोन मेसी को दिया गया है। किसको? लियोन मेसी को ये पुरस्कार मिला है। पुरस्कार कौन सा है? तो फीफा का पुरस्कार, फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड जो दिया गया है वो लियोन मेसी को मिला है। यहाँ पे इमेज में आपको लियोन मेसी की तस्वीर दिख रही है, ये लियोन मेसी हैं, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। आगे इसके पॉइंट देख लेते हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोन मेसी को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। पिछले 4 साल में यह तीसरी बार और जब मेसी को यह अवार्ड मिला है। स्पेन और बार्सिलोना के स्ट्राइकर एटेना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है कि बार्सिलोना की हैं। यहाँ पे स्ट्राइकर एटेना बोनमती, ये नाम थोड़ा याद रखेंगे आप लोग। थोड़ा नाम तो कठिन है, हो सकता है कि आप जल्दी से भूल जाएं, लेकिन याद करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, कई बार में याद करेंगे। फीफा की स्थापना जो है 1904 में किया गया है। कब किया गया है? 1904 में। अगर मुख्यालय की बात करें हैं तो ज्यूरिख हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कि गियानी एफेनिटो हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ऑप्शन ए विक्रांत हो जाएगा, ऑप्शन बी है चीता हो जाएगा, ऑप्शन सी मगर हो जाएगा, ऑप्शन सी बागसीर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीता को अभी सेवा मुक्त किया गया है। किसको? चीता को सेवा मुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए। पॉइंट को मैंने मेंशन करने में थोड़ा सा उस सवाल को हटाना था वहाँ से, तो नहीं हटा पाए हैं, तो यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज जो चीता है, गुलदार है और कुंभरी को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद मुक्त कर दिया गया। ये आपको तीनों याद रखना है, चीता है, गुलदार हो जाएगा और कुंभरी, ये तीनों को सेवा मुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, इन जहाज़ों को क्रमशः 1984, 85 और 86 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है, नौसेना प्रमुख जो है आर हरि कुमार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो इसका ये सवाल आपको पहले भी हमने बताया है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे या थोड़ा सा दिमाग पे जोर देंगे तो हो सकता है आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। अगर अभी बताएंगे तो आप जान लेंगे। यहाँ पे 5 खाद्यान्न थे जिनका अधिग्रहण किया गया था भारत के द्वारा, तो ये उन्हीं को मिला है। आगे बात करते हैं, अमेरिका है, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी जर्मन है, ऑप्शन डी है और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे अर्जेंटीना हो जाएगा। मैंने जब पिछले बार इसका ये सवाल कराया था तो वहाँ पे किस कंपनी ने इसे हायर किया है ये चीज़ बताया है। आपको कमेंट बॉक्स में कंपनी का नाम बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो भारत सरकार ने खनन मंत्रालय ने हाल ही में लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ करार किया है। इसके तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन का काम करेगी। आपको देखिए यहाँ पे सवाल का जवाब मिल गया है, तो कंपनी का नाम आपको मिल गया है। कौन सा नाम है? तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। अगला पॉइंट है, अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। राजधानी अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। क्या है? ब्यूनस आयर्स देखने को मिलेगा। अगर यहीं पे हम बात करते हैं मुद्रा की तो अर्जेंटीनी पैसो हो जाएगा। राष्ट्रपति जो हो गए जैवियर माइली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जैवियर माइली। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है थाईलैंड है, ऑप्शन बी जापान है, ऑप्शन सी है वियतनाम है और ऑप्शन डी फ्रांस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
जो ये किया गया है तो थाईलैंड के बीच किया गया है। क्या है? अभ्यास जो किया गया है ये थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या, कौन सा है? अयुत्या अभ्यास देखने को मिला है। आपको यहाँ से याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह जो द्विपक्षीय अभ्यास है तो ये भारतीय नौसेना द्वारा और रॉयल थाई के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या है? पहला होने के नाते से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। अगला पॉइंट है, इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेशी निर्मित भारतीय नौसेना का जहाज कुलिस और INS LCU 56 ने भाग लिया है। अगर राजधानी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंकॉक हो जाएगी। क्या? बैंकॉक हो जाएगी। मुद्रा की बात करते हैं, थाई बात हो जाएगा। मुद्रा थाई बात हो जाएगा। प्रधानमंत्री है श्रेथा थाबीसीन है, श्रेथा थाबीसीन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपको जाना पहचाना देखने को मिल रहा होगा क्योंकि ये सवाल एक बार कराया जा चुका है। फिर से ये सवाल आ गया है तो आप लोग देख लीजिए। किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? एकता कपूर हो जाएंगी और यहाँ पे सुचेता सतीश हो जाएंगे, बॉम्बे जयश्री हो जाएंगी, पुष्पा भारती। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी सही हो रहा है। इन्होंने 140 भाषाओं में गायन का काम किया है। कितने? 140 भाषाओं में। आपको ये चीज याद रखना है, 140 भाषाओं में गायन का काम किया है इन्होंने। भाषा आपको ये भी याद रखना है कि कितनी भाषाओं में किया गया है, तो 140 भाषाओं में किया गया। कौन की हैं? तो सुचेता सतीश हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हाल ही में भारत और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो क्या यहाँ पे हो गया? शून्य मैत्री हो जाएगा, सहयोग काइजिन हो जाएगा, धर्म गार्जियन होगा, वीर गार्जियन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो सहयोग काइजिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी सहयोग काइजिन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ है, ऑप्शन डी कोटा हो जाएगा। तो ये कहाँ पर किया गया है आपको बताना है। तो यहाँ पे मुंबई, आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंबई में किया गया है। क्या है? जलवायु सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है वो मुंबई में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले इसके पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। तो जलवायु सम्मेलन जनवरी 2024 में बम्बई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना है। आप पॉइंट नंबर 3 है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी अरब सागर के किनारे बसी हुई है। अगला पॉइंट है BSE, NSE और RBI SEBI का मुख्यालय आपको जो है वो यहीं पर देखने को मिल जाएगा, मुंबई में। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध सिद्ध विनायक मंदिर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोला जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोला जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हुआ है मुंबई। भारत की पहली अंडर वाटर टनल यहीं पर देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन सा चैंपियन रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए महाराष्ट्र है, हरियाणा है, ऑप्शन सी पंजाब है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। बीच गेम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो समुद्र के किनारे पर होता है या किसी मतलब ऐसे झील या झरने झील के किनारे पर होता है, वहाँ पे जो गेम किया जाता है उसे बीच बोला जाता है। उसी स्थान पे ये गेम किया गया है जिसका चैंपियन जो है मध्य प्रदेश रहा है।
आगे हम स्टैटिक रिवीजन देख लेते हैं। तो बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला पॉइंट है कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, तो कोई विधेयक है या नहीं है यह लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो नैफेड की स्थापना कृषि उपज विपणन सुधार के लिए की गई है। अगला पॉइंट है, तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो सितार वादन से है। 49वीं समांतर रेखा यूएस और कनाडा के मध्य खींची गई है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। भारत का सिलिकॉन राज्य बंगलुरु कर्नाटक को कहा जाता है। भारत की जनसंख्या का प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। यहाँ से आपको इतने स्टैटिक जीके याद रखना है। इसके बाद जो बढ़ रहे हैं, हम जनवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उसे देख लेते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है वन डे ऑफ प्लेस है। क्या है? वन डे ऑफ प्लेस। विश्व ब्रेल दिवस आपको 4 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस आप सभी को पता होगा, 9 जनवरी को देखने को। विश्व हिंदी दिवस आप सभी को लगभग पता होगा, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। इट्स ऑल इन द माइंड हो जाएगा, ये इसकी थीम है। भारतीय थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके थीम जो है भविष्य के साथ प्रगति हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को देखने को मिलता है। क्या कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, बहुत बार सवाल बना है, यहाँ से आप जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना है। थीम भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब है? 25 जनवरी को। इसकी जो थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को 26 जनवरी है ही, ये आप लोग जानते ही हैं। थीम इसकी बहुत बड़ी है, लगभग बड़ी है, तो ये आने की संभावना कम है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा परिवेश तैयार करने के लिए सीमा शुल्क और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा, ये इसकी थीम हो जाएगी। गणतंत्र दिवस आप जानते हैं 26 जनवरी। शहीद दिवस आपको 30 जनवरी का इम्पोर्टेंट है, शहीद दिवस इम्पोर्टेंट बनता है। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को, ये भी इम्पोर्टेंट बन रहा है। कई बार यहाँ से सवाल किए गए हैं, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगर यहीं पे बात करें सर्वोदय दिवस, तो ये 30 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस का जो थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ये आपको देखने को मिल जा रहा है। हमने आप